हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कशन करने वाले हैं एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ की होती है ना, इन दोनों फोर्सेस को डिस्कशन करेंगे डिटेल में, बढ़िया से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। भाई ये दोनों फोर्स पहले होती क्या है? भाई एंडोजेनिक फोर्स हो या एक्सोजेनिक फोर्स हो, एंडोज का मतलब होता है अंदर से, यानी कि जो धरती के अंदर होने वाली फोर्स है, और एक्सोजेनिक वो फोर्स होती है जो धरती के ऊपर यानी कि धरती के सरफेस के ऊपर फोर्स होती है। दोनों ही तरह की फोर्स कहीं ना कहीं जो अर्थ है उसको चेंज करने के लिए जिम्मेदार होती है, चाहे उसके जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करे, चाहे उसके नेचर को चेंज करे, ठीक है, चाहे उसके जो रिलीफ फीचर है उसको चेंज करे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होती है दोनों के दोनों फोर्सेस। तो इंपॉर्टेंट है, चलो स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्स को, जिसको इंटरनल फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि धरती के अंदर से होती है ये। अब सर धरती के अंदर से कौन सी फोर्स है जो चेंज लेके आती है? तो भाई अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, इसके साफ साफ एग्जांपल है ना। तो ये आते हैं तो आपको पता है धरती के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान भी करते हैं और इनके कारण कुछ एक नए स्ट्रक्चर भी बनते हैं, तो वो अपने जानेंगे। तो शुरू करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। दीज आर फोर्सेज दैट ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ, यानी कि ये वो फोर्सेज है जो धरती के अंदर से होती है, एंड कोज मूवमेंट इन द क्रस्ट। और ये क्या कारण जिम्मेदार मूवमेंट किस पे लेके आती है? क्रस्ट के ऊपर जो है मूवमेंट लेके आती है। क्रस्ट कौन सा पार्ट है? जो धरती का सबसे बड़ा पार्ट है, मतलब सबसे ऊपर का पार्ट है, सॉरी, जो सबसे ऊपर का पार्ट है जिसके ऊपर अपने रह रहे हैं सब, वो क्रस्ट है, ठीक है। उसके नीचे का जो पार्ट होता है उसे मेंटल बोलते हैं और फिर उसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। तो ये भी अपने किसी अलग सी वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे कि धरती के जो कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन सी लेयर है और कितने कितने किलोमीटर इसको कवर करती है ना, वो सारा डिस्कशन कर लेंगे। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मेजर लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन, वैली, प्लेट्यू एंड अर्थक्वेक। अब कहते हैं जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती है वो किसके लिए जिम्मेदार बनती है? तो डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म बनाने के लिए, चाहे माउंटेन्स बने, चाहे वैली बने, ठीक है, चाहे प्लेट्यू रीजन बने, ये सारी की सारी चीजें कौन सी फोर्सेस बनाती है? एंडोजेनिक या एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जो धरती के अंदर से होती है और वो धरती के ऊपर चेंज को लेके आती है। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस कौन कौन सी है। तो यहां पे लिखा है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, यानी कि वो जो स्लो होती है और लार्ज स्केल पे मूवमेंट लेके आती है अर्थ की क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपने कौन कौन सी है वो। और इसके बाद है एपिरोजेनिक मूवमेंट, वो जो वर्टिकली मूवमेंट करती है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर आती है, ऐसे मूवमेंट को जो लेके आती है। और ओरोजेनिक मूवमेंट वो होते हैं जो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट लेके आते हैं। हॉरिजॉन्टली का मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर या वेस्ट से ईस्ट की ओर जो मूवमेंट लेके आते हैं, इस तरह की जो डायरेक्शन में मूवमेंट लेके आए अंदर की फोर्सेस, धरती के क्रस्ट के ऊपर चेंजेस लेके आए, उनको बोलते हैं अपने ओरोजेनिक मूवमेंट, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को लेके आते हैं। जिसके लिए नीचे लिखा हुआ है, जैसे जो माउंटेन बिल्डिंग के लिए काम करते हैं और फोल्डिंग और फोल्डिंग नाम की जो स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं माउंटेन को। फोल्ड का मतलब जानते हो कि फोल्डिंग प्रोसेस से माउंटेन का बनना, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है माउंटेन का बनना, फोल्डिंग और फोल्डिंग। इसके बाद बात करते हैं कि ये सडन मूवमेंट लेके आती है, कि कुछ ऐसे होते हैं ये जो चेंज होते हैं इनमें सडन मूवमेंट भी आते हैं। सडन मूवमेंट कैसे? जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया। इनके बाद तो पढ़ना शुरू करते हैं अर्थक्वेक है। अब अर्थक्वेक क्या है कि धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनके अंदर होने वाले मूवमेंट्स के कारण धरती की क्रस्ट है वो हिलती है, अपने को हिलेगी। हिलने के कारण क्या होती है? बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह धस जाती है, बहुत सारे खड्डे वगैरह पड़ जाते हैं, तो एक नया वहां पे स्ट्रक्चर बन जाता है, एक नया लैंडफॉर्म बनने के लिए जिम्मेदार होता है यहाँ पे। तो ये अर्थक्वेक है अपने आप में। ये किस तरह की प्रोसेस होती है? ये वर्टिकली भी होती है और ये हॉरिजॉन्टल भी होती है, लेकिन मेनली इसका जो डैमेज है वो हॉरिजॉन्टल देखने को मिलता है। कि भी मान लो अफगानिस्तान से आया और इंडिया तक आ गया, तो ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरह की ये फोर्सेस होती है जो वर्टिकली भी चेंज लेके आती है और हॉरिजॉन्टल भी चेंज लेके आती है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर सबसे बड़ी बात कौन सी आ गई? अर्थक्वेक है। और अर्थक्वेक कैसे आता है धरती के अंदर? जब जो टेक्टोनिक प्लेट है उनके अंदर मूवमेंट होता है। उनके अंदर मूवमेंट होने से क्या होगा कि धरती अपने को हिलती हुई दिखाई देगी, और वो मूवमेंट जितना ज़्यादा टकराव होगा आपस में जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके बिहाफ पे अपने को देखने को मिलेगा। यानी कि जिसको रिएक्टर स्केल वगैरह पे अपने चेक करेंगे, अगर वो 7 से ऊपर का या 7 के आसपास का तो वो ज़्यादा डैमेज करेगा, अगर उससे कम का तो वो डैमेज कम करेगा, और 2 के आसपास का तो अपने को फील नाम मात्र सा होगा ना, इतना सा होगा। तो आगे बात करते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी। ये भी एंडोजेनिक फोर्स है, और इसके अंदर क्या होते हैं कि मेग्मा है वो मूवमेंट करेगा, और ये वर्टिकल होता है कि नीचे के एक पॉइंट से ये सीधा ऊपर की ओर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद मेग्मा को क्या बोल देते हैं? लावा बोल देते हैं। तो इसके कारण भी आपको पता है रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, और जो रॉक्स बनती है वो इग्नियस रॉक बनती है। तो इसके कारण नुकसान भी होता है, जो आसपास की वेजिटेशन वगैरह है वो तहस नहस हो जाती है एक बार के लिए ना। तो ये अपना इंपैक्ट दिखाएगी। तो ये बात कर ली अपनों ने एंडोजेनिक या एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। अब बात करते हैं एक्सोजेनेटिक या एक्सोजेनिक फोर्स क्या होती है, जिनको एक्सटर्नल फोर्स बोलती हैं, वो क्या होती है।
ये फोर्स होती है जो धरती के बाहर होती है मेनली। और ये फोर्स कैसे होती है, इनका मेन जो रीजन है ना वो एटमॉस्फेयर के अंदर होने वाले चेंजेस के कारण, यानी कि एटमॉस्फेरिक और एनवायरमेंटल इसका मेन जिम्मेदार फैक्टर होता है। जैसे कि मान लो तेज तूफान आना, ठीक है, आंधी का आना, बहुत भयंकर बारिश का होना, ठीक है, ये सारे जो रीजन है ये सारे के सारे जो होते हैं ये धरती के बाहर होते हैं। तो ये जो फोर्सेस है इनको एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर ये क्या करेंगी, अब आप बताओ कि बहुत तेज अगर बारिश होगी तो जो रॉक्स वगैरह है, जो धरती वगैरह है, उसकी ऊपर की परत को हटाएगी कि नहीं हटाएगी, धीरे धीरे। जो मिट्टी वगैरह इसकी परत को तो आसानी से हटा देगी, जो रॉक्स वगैरह इसकी परत को टाइम लगेगा, लाखों करोड़ों साल लगेगी, धीरे धीरे उसको काट देगी ये पानी। तो इस प्रोसेस को अपने इरोजन की प्रोसेस बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने आगे पढ़ेंगे। जैसे वेदरिंग आ गया कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स का टूटना, और फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और इनको तोड़ने के लिए जिम्मेदार फैक्टर कौन से, एक तो विंड है और एक दूसरा कौन सा, वाटर है। अब वाटर में कौन सी आ गई, चाहे तो रिवर के बहने से वो लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे रॉक टूटेगी, चाहे किसी जो सी के अंदर आने वाली वेव्स के कारण टूटे, चाहे हेवी रेनफॉल के कारण टूटे, और चाहे वैसे ही जो थंडर वगैरह आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, उनके कारण हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इरोजनल एक्टिविटी है वो भी बाहर से होती है, और वो भी कौन करता है, हवा और पानी करती है। इसके कारण अपने को क्या देखने को मिलेगा कि जो ऊपर का पार्ट है किसी मिट्टी का या रॉक्स का, वो धीरे धीरे कट के कहीं दूर चला जाएगा, यानी कि बह के चला जाएगा हवा या पानी के साथ। तो वो भी एक चेंज कर रही है, धरती के ऊपर के फोर्स को क्या कर रही है, ये धरती के ऊपर की फोर्स है और वो चेंज कर रही है, जो ऊपर की एक्टिविटी है उनको बदल रही है, उनका जो स्ट्रक्चर है उसको बदल रही है। तो ये प्रोसेस होती है ऐसे। अब इसमें कौन कौन से जिम्मेदार है इरोजन के लिए, तो वाटर जिम्मेदार है, वो रिवर हो, चाहे रेनफॉल के थ्रू हो, चाहे ओशियन वेव्स के थ्रू हो। ऐसे ही विंड होती है, विंड चाहे डिफ्लेक्शन प्रोसेस से करे चाहे अब्रेशन से। इनको मैं किसी फर्दर वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे मेन आपको ये समझना जरूरी है कि भाई एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स एक्चुअल में है क्या, ठीक है। इसके अलावा ग्लेशियर्स भी काम करते हैं, क्योंकि ग्लेशियर जहां से पिघल के आएंगे ना, अपने साथ वो मिट्टी, डस्ट, धूल, जो बड़े बड़े जो रॉक्स के पार्टिकल्स वगैरह उनको साथ में बहा के लेके आएगा। इसके अलावा ये जो काम है विंड करे चाहे हवा करे, ये डिपोजिशन भी तो करेगी। किसी एक पार्ट से अगर ये काट के लेके आ रही है मिट्टी को या रॉक्स को, तो दूसरी जगह पे क्या करेगी, डिपोजिट करेगी। तो इससे बनने वाला स्ट्रक्चर भी क्या हो रहा है, एक चेंज लेके आ रहा है। तो ये कौन सी फोर्स में आ गया, एक्सोजेनिक फोर्स में आ गया। तो अब दोनों में नीचे डिफरेंस भी दिया हुआ है कि एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स में डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा और की डिफरेंस तो ये है भी, एंडोजेनिक फोर्स है ना वो धरती के अंदर से होता है और बाहर चेंज लेके आता है। एक्सोजेनिक फोर्स होता है वो बाहर होता है, धरती के ऊपर सरफेस पे होता है और बाहर चेंज लेके आता है, ठीक है। अब जो एंडोजेनिक फोर्सेस है ना, इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्स बोलते हैं, और जो एक्सोजेनिक फोर्स है नीचे आप पढ़ोगे उसको डिस्ट्रक्टिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। एक बात हो गया। अब एंडोजेनिक जो फोर्स है ना वो मेनली क्यों आती है, क्योंकि धरती के अंदर की जो हीट है उस हीट या उस एनर्जी के कारण, चाहे वोल्केनो आए चाहे अर्थक्वेक आए, उसी के कारण आता है, ठीक है। और जो बाहर है एक्सोजेनिक फोर्स, वो होता है एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज होने से। और वो जो हवाएं वगैरह चलती है वो चलती कहां से है, तो वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती है। ये आपको इसमें नीचे देखने को मिल रहा है। और कहते हैं जो एंडोजेनिक फोर्स है ना, इसका इंपैक्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। जैसे अर्थक्वेक आ गया तो तुरंत अपने को डैमेज हुआ, वो तुरंत देखने को मिलेगा। जो लैंड फॉर्म में चेंज हुआ वो तुरंत देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही वोल्केनो जो आया है उसका इंपैक्ट भी अपने को तुरंत उसके बाद देखने को मिलेगा कि उससे कौन सी रॉक्स बनती है, क्या कुछ हुआ है, वो सब कुछ। लेकिन जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है ना, अब रॉक्स को काटने में पानी एक दिन में नहीं काटेगा, हवा एक दिन में रॉक्स को नहीं काटेगी, इसको काटने में टाइम लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। तो इनको हो सकता है जो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो चेंज कर रही है हमारे लैंडफॉर्म में, इसको विजिबल होने में काफी सारा टाइम लग सकता है। तो ये है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो से मैं आपको कुछ हद तक एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्सेस को समझाने में सफल रहूंगा। फिर भी मेरे से बोलने में, समझाने में कोई गलती रही हो तो चाहता हूं दिल से मुझे क्षमा करें। मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।